प्रोसेस, वही प्रोसेस कहो या कोर्सेज कहो, ठीक है। क्या कट रहा है? अभी ठीक। आइए देखे जरा कि भाई अंग्रेज पुर्तगालियों ने भारत में क्या क्या योगदान दिया है, उसको जरा समझते हुए और तब हम आगे बढ़ते हैं लास्ट पोर्शन, और फिर उनके सफलता के क्या कारण रहे हैं, व्हाट वाज द रीजन फॉर देयर सक्सेस। तो पहले लिखे सक्सेस, रीजन फॉर सक्सेस ऑफ 125 साल के करीब में, रीजन फॉर सक्सेस ऑफ पोर्चुगीज इन इंडिया, पोर्चुगीज इन 125 सालों तक लगभग भारत में अपनी वर्चस्व को स्थापित करके रखना एक कोई मामूली बात नहीं थी। मोनोपोली क्रिएट करके रखना, हिंद महासागर में किसी की एंट्री एग्जिट पॉइंट, एंट्री ना होने देना, एंट्री होने के लिए परमिशन लेना पड़ता था उनसे, एग्जिट होने के लिए परमिशन लेना पड़ता था। तो टोटल कंट्रोल एस्टैब्लिश कर लिया। जो अल्मीडा ने सपना देखा था ब्लू वाटर पॉलिसी का, उसको वाकई में पुर्तगालियों ने धरातल पर लागू किया। तो क्या थे इनके सफलता के राज? पहला इनका सफलता था कार्टेज सिस्टम। कार्टेज सिस्टम, कार्टेज सिस्टम क्या है? ये एक तरह का परमिट सिस्टम था। इसके अंदर में क्या होता था, इफ यू हैव टू सेल थ्रू इंडियन ओशन, अगर आपको हिंद महासागर में उतरना है, जाना है, तो परमिशन लेना पड़ेगा, परमिट लेना, बनवाना पड़ेगा, परमिट एक तरह का पास। और ये इसके लिए हेडक्वार्टर यहां पे कहां जाना पड़ता था इस परमिट सिस्टम को बनवाने के लिए? गोवा में इन्होंने ऑफिस बना कर रखा था, वहीं पर आपको जाना है, पहले आपको परमिट बनवाना है उसके लिए। अब फ्री में थोड़ी बनाते थे परमिट सिस्टम का, मतलब भाई भाई साहब पैसा जमा करो, है ना। प्रोसेसिंग फी होता था और प्रोसेसिंग फी के बाद परमिशन मिलता था। यू हैव टू सबमिट प्रोसेसिंग फी और तब जाके परमिशन टू इंटर इंडियन ओशन। ठीक है, तो सभी को परमिट लेना अनिवार्य था। ठीक है, इनफैक्ट इनफैक्ट ये साहब जो मुगल्स है ना, उनको भी परमिट लेना पड़ता है। इन इवन इवन मुगल्स हैव टू टेक, इवन मुगल्स हैड टू टेक परमिशन, टेक परमिशन। अकबर को लेना पड़ा था। बताओ, इसका मतलब अकबर की, ये क्या इंडिकेट करता है कि मुगल्स डिडंट हैव वेरी मच सुपीरियर नेवल पावर। वो लैंड पे भाई बेताज बादशाह है, भूमि पर बेताज बादशाह, उनको उनसे टक्कर लेने वाला कोई नहीं है। लेकिन जब सी की बारी आती है तो वो पोर्चुगीज के सामने बेबस है ना। तो इनफैक्ट अकबर हैड टू टेक परमिशन टू गो गुजरात टू मोरवी। गुजरात से मोरवी जाने में अकबर को परमिशन लेना पड़ा था। ठीक है, अगर कोई जबरदस्ती करेगा, नहीं हम बिना परमिट के जाएंगे, हम तो परमिट नहीं जमा करेंगे, तो इस व्यवस्था को लागू करने के लिए, टू रेगुलेट दिस सिस्टम, टू रेगुलेट दिस सिस्टम, पोर्चुगीज यूज्ड
ऐसे है ना, तो सूरत से गुजरात जाने में एक पोर्शन से दूसरे पोर्शन तक। और आजकल फेरी चलता है वहां पे, मोदी जी उसका उद्घाटन किए थे, तो फेरी चलता है खूब वहां पे। इसको रेगुलेट करने के लिए पोर्चुगीज क्या यूज किया करते थे? परमिट सिस्टम की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए परमिट क्या यूज किया करते थे? अगर लॉ एंड ऑर्डर लागू करवाना है तो गवर्नमेंट क्या करता है? किसी भी चीज को पनिशेबल ऑफेंस बनाता है, वरना लोग उसको मानेंगे ही नहीं। आज अगर गवर्नमेंट कह दे कि कोई ट्रैफिक चालान नहीं चलेगा, कल से देखो कोई नहीं लगाएगा हेलमेट, एक सिंगल बंदा हेलमेट लगा के नहीं चलेगा, है कि नहीं? तो गवर्नमेंट कंपेल करती है पब्लिक को डर दिखा के कि अगर आप नहीं करेंगे तो आप पनिश करोगे, और ये मजबूरी है। क्योंकि कोई भी किसी भी कंट्री के जो पॉपुलेशन होते हैं, और खासतौर पर इंडिया का, कानून तोड़ने में हम माहिर हैं, हमें मौका चाहिए कानून तोड़ने का। तो अगर वो पनिशेबल ऑफेंस ना हो तो तुरंत एट अ टाइम, है ना? तो पुर्तगालियों ने भी इसको रेगुलेट कराने के लिए क्या किया? पोर्चुगीज यूज्ड अ फोर्सफुल मेथड। ये फोर्सफुल मेथड क्या था? आर्मदा सिस्टम। आर्मदा सिस्टम, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या कहा गया? इसीलिए इसको कहा गया कार्टेज आर्मदा सिस्टम। कार्टेज आर्मदा सिस्टम। कार्टेज आर्मदा सिस्टम कहा गया। तो उनकी सेना खड़ी रहती थी एंट्री एग्जिट पॉइंट पे, आप बिना परमिट पास दिखाए हुए आप निकल नहीं सकते थे। इसके अलावा टू कंट्रोल ओवर ट्रेड इन इंडियन ओशन, इन्होंने क्या स्थापित किया? इसी को काफिला सिस्टम। काफिला सिस्टम क्या करते थे? अब परमिशन लेकर के कोई इंडियन ट्रेडर आया, है ना, अब उसे इंडिया से कहां जाना है? इंडिया से मान लो इंडिया से उसे कहां जाना है? ईस्टर्न अफ्रीका। तो ये पर व्यवस्था करते थे इनकी सुरक्षा का, कहते थे कि वी विल गिव यू प्रोटेक्शन, हम आपको सुरक्षा देंगे भारत के तट से अफ्रीका के तट तक। हमारा काफिला जो है, जहाजों का बेड़ा जो है, जहाजी बेड़ा, आपको क्या करेगा? जहाजी बेड़ा द्वारा सुरक्षा प्रदान करना। जहाजी बेड़ा द्वारा सुरक्षा प्रदान करना। प्रदान टू गिव प्रोटेक्शन बाय देयर नेवल फ्लीट, है ना, टू गिव प्रोटेक्शन by their naval fleet। आगे बात समझ में? तो घेर लेते, मान लो कि ये जा रहा है तुम्हारा एक जहाज, दो जहाज, तीन जहाज, चार जहाज, ये इंडियन जहाज है। अब इसको क्या है? इसको आगे बढ़ रहा है, अब इसको पोर्चुगीज जहाज जो है सुरक्षा दे रहे हैं। बात समझे? चारों तरफ से। लेकिन क्या कह रहा था कि भाई हम तो आपको पायरेट से बचा रहे हैं, समुद्री लुटेरे से बचा रहे हैं। बहाना क्या था? टू सेव देम फ्रॉम
पायरेट्स। एक्सक्यूज क्या था? पायरेट्स से बचाने का बहाना है। बट रियली क्या है? रियली है कि टू सुपरवाइज देम, टू सुपरवाइज। बट रियल कॉज क्या है? रियल कॉज ये है, ये तो एक्सक्यूज है उनका, ये क्या है उनका? एक्सक्यूज है। रियल कॉज क्या है? रियलिटी ये है कि वो क्या चाहते हैं? टू सुपरवाइज देयर ट्रेड, द ट्रेड ऑफ इंडियन मर्चेंट्स, इंडियन एंड अदर मर्चेंट्स। ठीक है, इंडिया या इंडियन या दूसरों के व्यापार पे नजर बना के रखना चाहते थे। वो देखते कहीं जाके भाई हमारे खिलाफ षड्यंत्र तो नहीं रचा जा रहा है वहां पे, है ना, तो उस छोर तक पहुंचा के आते थे ये। ठीक है, तो इन्होंने किस चीज को बैन कर रखा था? बैन किस चीज को कर रखा था? ट्रेड किस चीज का? ये लिखा बैन ऑन ब्लैक पेपर एंड कैनन सिस्टम ऑन अदर शिप। क्लियर है? तो इस तरह से इन्होंने व्यापार को चलाया है। हो गया? चलिए, कैनन से मतलब आप अपने जहाजों पे गोला बारूद नहीं यूज कर सकते हो। पुर्तगालियों के पतन के कारणों पर हमने कल चर्चा कर लिया था, जिसमें कुछ कॉजेज बताओ, आप बताओ, क्योंकि आप रिवीजन देखते हो, रिवीजन आप लोग कर रहे हो कि नहीं? क्या बताया था मैंने कल? मैंने कॉजेज ऑफ द डिक्लाइनेशन ऑफ पोर्चुगीज बताया था, तो क्या बताया, बताइए पंकज। राइज ऑफ अ न्यू यूरोपियन पावर कंपेयर टू द पोर्चुगीज। ठीक है, दूसरा हाँ, फोकस ऑन द ट्रेड ऑफ ब्राजील रादर देन द ईस्टर्न कंट्रीज। ठीक है, थर्ड हाँ, तो डचेस के आने के बाद वो छीना जाने लगा। ठीक है, और बताओ रिलीजियस इंटॉलरेंस। रिलीजियस इंटॉलरेंस होगा ना, परसिक्यूशन ऑफ मुस्लिम, कल तो लिखवाया था मैंने, रिलीजियस इंटॉलरेंस एंड परसिक्यूशन ऑफ मुस्लिम्स। और बताइए, वो तो एक ही चीज है जिसको अलग अलग तरीके से बोल रहे हो। ट्रेड प्रैक्टिसेज इनके क्या है? डिसऑनेस्ट ट्रेड प्रैक्टिसेज। वो भी तो मैंने कल बताया था कि इनके इनके व्यापार के तरीके क्या है? बहुत बेईमानी वाले, है ना, प्राइवेसी और लूट जो है मचा रहे हैं, है ना। तो कुछ कॉजेज, चलो कुछ कॉजेज तो लिखवा दिया था मैंने, कुछ कॉजेज और उसमें ऐड ऑन कर लो, कुछ कॉजेज और ऐड ऑन कर लो। पहला है, इनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, लिमिटेड रिसोर्सेज सच एज ह्यूमन रिसोर्स। इनके पास पॉपुलेशन कम है, ह्यूमन रिसोर्स कम है, तो संभालने के लिए लोग कम है। ठीक है, करप्ट, पहले तो डिसऑनेस्ट ट्रेड प्रैक्टिसेस अगर नहीं लिखे हो तो वो नोट डाउन कर लो, डिसऑनेस्ट ट्रेड प्रैक्टिस, हालांकि कल मैंने बहुत डिटेल में उसको लिखवाया है, डिसऑनेस्ट ट्रेड प्रैक्टिसेस। करप्ट ऑफिसर्स, करप्ट एडमिनिस्ट्रेशन, इनके शासन में, इनके प्रशासन में क्या है? भ्रष्टाचार घुस गया है।
जो अधिकारी आ रहे हैं वो पैरवी करवा के आ रहे हैं, पैरवी वाले, जैसे आजकल बीपीएससी में चल रहा है, आजकल बोली चल रहा है। मैंने बोली, ये नहीं बोला कि सरकार ये करवा रही है या कोई सिस्टम करवा रहा है, लेकिन बीच में बहुत बिचौलिया आजकल देखने को मिल रहा है, हम आपका करवा देंगे बीपीएससी में, आपका करवा देंगे बीपीएससी में। ऐसे झूठे लोगों पे विश्वास ना करें और अपना पैसा बचावें, है ना। ठीक है। चौथा, लैक ऑफ एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर। योग्य जो प्रशासक है वो इनके यहां अब नहीं है। लैक ऑफ एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर, योग्य प्रशासकों की कमी। योग्य प्रशासकों की योग्य प्रशासकों की कमी। योग्य प्रशासकों की कमी। लिख लिए। स्पेन द्वारा पुर्तगाल पर अधिकार कर लेना, यह भी एक बड़ा कॉज रहा। कंट्रोल ऑफ स्पेन ओवर, कंट्रोल ऑफ स्पेन ओवर पोर्चुगल। पुर्तगाल, स्पेन द्वारा पुर्तगाल पर अधिकार। चलिए, तो ये कुछ कॉजेज हैं जिसके कारण से। एक और सबसे बड़ा कॉज है, वो है अब मुगल्स आ चुके हैं इंडिया में और मुगल्स धीरे धीरे अपने आप को क्या कर रहे हैं, एक्सपैंड कर रहे हैं, तो ये भी एक बड़ा कॉज है। तो इनके जो महत्वाकांक्षा, इनकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं, वो उन पे लिमिटेशन लग गई। तो एक्सपेंशन ऑफ मुगल्स जो है वो भी एक कारण है इनका डिक्लाइनेशन का। एक्सपेंशन ऑफ मुगल्स एक और बड़ा कारण है। ये जिस लोकेलिटी में ट्रेड करते हैं और जहां इनका इन्फ्लुएंस है, वहां पे एक नया पावर राइज किया, वो है मराठा। तो मराठा के राइज ने भी इनके डिक्लाइनेशन में बड़ा रोल निभाया है। राइज ऑफ मराठा। ठीक है, तो ये सब कुछ कॉजेज हैं। चलिए, अब यहां तक तो बता दिए हैं। अब देखे जरा सा लास्ट टॉपिक, रोल ऑफ पोर्चुगीज इन इंडिया। इनका क्या रोल रहा है, कहां कहां रोल रहा है। पहला, इनके समय में भारत में क्रिश्चियनिटी को बहुत जम के प्रचार प्रसार किया गया है। इनके समय में स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियनिटी का जम के प्रसार हुआ है। ईसाइयत का, ईसाई धर्म का, ईसाई धर्म का प्रसार हुआ है। ठीक है, लाखों लाख लोग कन्वर्ट हुए इनके दौर में। यहां तक कि इवन दे ट्राइड टू कन्वर्ट अकबर इनटू इस्लाम, ईसाई। ठीक है, अकबर, आपको पता है अकबर धर्म को बहुत महत्व देता है, सभी धर्मों को महत्व देता है। जितना वो अपने धर्म से लगाव रखता, उतना ही वो हिंदुओं से भी उतना ही उसके लिए लिबरल रहा, ईसाइयों के लिए भी उतना ही लिबरल रहा, या कोई भी बौद्ध धर्म हो, या कट्टरपंथी नहीं था, कंजर्वेटिव नहीं था। तो अकबर समय समय पर अलग अलग धर्म के धर्म गुरुओं को बुलाता रहा है धर्म पर विचार विमर्श करने के लिए। तो इनको भी बुलाया, क्योंकि उस समय यही थे। दूसरे यूरोपियंस बहुत ज्यादा अभी एस्टैब्लिश्ड नहीं है, अकबर के समय में है ही नहीं, इनफैक्ट सिर्फ पुर्तगालियों का वर्चस्व है। तो इन्होंने समय समय पर, अकबर ने
खबर भिजवाया है पुर्तगाली कंपनी को कि आप अपनी तरफ से पादरियों को, धर्मगुरुओं को भेजिए। और जब जब खबर भिजवाया अकबर ने, तब तब इनको ऐसा लगा कि हम अकबर को ईसाई धर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो कब कब लिख लो, 1580s में, इवन 1580, 1590 और 1595 में, 1580, 1585 और 1590 में 3 बार ऐसा होगा। सॉरी, 1590 और 95 में। ठीक है, अकबर कॉल्ड ऑन Christian priest to court for discussion over religious matter। तो धर्म पर हमेशा ये बातचीत करता रहता था। अकबर ने किसको बुलाया? ईसाई धर्म के पादरियों को बुलाया, जिसके बाद जो है इनको ऐसा फील हुआ कि हम इनको बदल लेंगे। ठीक है, तो इसमें ये भी हम दिखा सकते हैं कि इनका एक रिलेशन ऑफ पोर्चुगीज विथ मुगल्स वर गुड। रिलेशन ऑफ पोर्चुगीज विथ मुगल्स वर इन गुड टर्म। गुड टर्म था उनके बीच में। ठीक है, जहांगीर के समय में फॉर सम टाइम, फॉर सम पीरियड, जहांगीर did not entertain जेसुइट प्रीस्ट, है ना, ईसाई पादरियों को उन्होंने इंटरटेन नहीं किया। तो इसका मतलब है कि कुछ समय के लिए जहांगीर के साथ इनका टर्म्स एंड कंडीशन नहीं अच्छा है, बट लेटर जहांगीर allowed them for their spread and propagation of religion, तो इन्हीं के परमिशन से, बाय द परमिशन ऑफ जहांगीर, पोर्चुगीज एस्टैब्लिश्ड अ चर्च इन लाहौर। उस समय का सबसे बड़ा चर्च था, है ना। बाय द परमिशन ऑफ जहांगीर, पोर्चुगीज एस्टैब्लिश्ड फर्स्ट चर्च इन लाहौर। और सिर्फ चर्च ही नहीं एस्टैब्लिश किया, बट ऑल्सो ऑर्गेनाइज्ड फर्स्ट बैप्टिज्म। बैप्टिज्म क्या होता है? कन्वर्जन का एक प्रोसेस है, उसमें लोगों की शुद्धिकरण होती है, बट ऑल्सो ऑर्गेनाइज्ड बैप्टिज्म इन लाहौर। तो इनके समय में बेहतर टर्म्स एंड कंडीशन हो गया है।
ठीक है। ठीक है। हालांकि पुर्तगाली है बड़े एटीट्यूड में, जहांगीर ने इनको अलाउ कर दिया, लेकिन ये बड़े रूड बिहेवियर वाले हैं पोर्चुगीज गवर्नर। जहांगीर ट्रेड के मामले में इनके साथ अच्छा रिलेशन चाहता था, लेकिन ये अपने कहते ना बम के घोड़े पे सवार, मतलब कि एटीट्यूड में एकदम घमंड में चूर, इन लोगों ने जहांगीर को इग्नोर किया है। जहांगीर 2 बार 1607 और 1610 में 2 बार अपने दलों को भेजा है गोवा पोर्चुगीज गवर्नर से मिलने के लिए, ट्रेड के ऊपर चर्चा करने के लिए। बट क्या हुआ, इन्होंने सीधे सीधे नजरअंदाज कर दिया, इग्नोर्ड जहांगीर। तो ये नोट डाउन कर लो, इन 1607 एंड 1610, in 1607 and 1610 Jahangir sent his representative to the Goa, but Portuguese ignored them. ठीक है। 1613 ईस्वी में 1613 में पुर्तगालियों ने जहांगीर के 4 जहाजों को पकड़ लिया। ठीक है। तब क्या होगा, जहांगीर ऑर्डर करेगा मुकरब खां को कि इनको पनिश करो, और मुकरब खां इनको पनिश करेगा। लिख लो, इन 1613 पोर्चुगीज सीज्ड in 1613 Portuguese seized in 1613 Portuguese seized 4 royal ships in Surat. तो क्या होगा, जहांगीर ऑर्डर्ड मुकरब खां टू पनिश देम, उनको दंडित करने के लिए बोला। तो मुकरब खां अंग्रेजी सेना की सहायता से डॉनटॉन है, मुकरब खां विद द हेल्प ऑफ, मुकरब खां मुगल सूबेदार है। ठीक है। मुकरब खां विद द हेल्प ऑफ ब्रिटिश कमांडर डॉनटॉन defeated Portuguese fleet, आपको पता ही है 1613 में ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड हो चुका है इनका फैक्ट्री सूरत में, है ना। और पुर्तगालियों को सभी व्यापारिक दी गई सुविधाएं क्या हो गया, छीन लिया, है ना। तो ये जहांगीर के समय में पुर्तगालियों के साथ जो संबंध है वो बड़ी उतार चढ़ाव वाला है ना। बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव है इनके संबंध में। तो देखते चले हम, तो जो लाहौर में और गोवा में इन्होंने गिरजाघर बनवाया था उसको बंद करवा दिया। ठीक है। जहांगीर अपने बाप की तरह ही है, थोड़ा लिबरल।
taken back all trade facility from Portuguese, and closed Church of लाहौर एंड गोवा। ठीक है, लाहौर और गोवा के चर्च को इसने क्या किया, क्लोज करवा दिया। ठीक है, शाहजहां के समय में तो आप समझ ही गए थे शाहजहां के समय में क्या हुआ। ठीक है, इनफैक्ट शाहजहां के समय में तो इन्होंने बंगाल में चटगांव और हुगली में नमक के व्यापार पर अपना मोनोपोली क्रिएट कर लिया था। टोबैको के व्यापार पे तो मोनोपोली था ही, इन्होंने नमक के व्यापार पे मोनोपोली क्रिएट किया था और बदले में ये मुगल खजाने में हर साल 10,000 टंका उस समय का करेंसी था, 10,000 टंका सबमिट करते थे। ठीक है, तो ये भी नोट डाउन करते चलो, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जनरली बुक्स में नहीं मिलता ये सारे फैक्ट्स जनरल बुक्स में। एट द टाइम ऑफ शाहजहां, तो बाद में क्या होगा, ये पुर्तगाली जो गवर्नर है ईसाई पादरियों की मदद से समझौता करेंगे जहांगीर से। ठीक है, इग्नोर करना महंगा पड़ गया। ठीक है, एट द टाइम ऑफ शाहजहां पोर्चुगीज established monopoly over किसके ऊपर मोनोपोली क्रिएट किया पंकज, नमक के व्यापार पर, ट्रेड ऑफ सॉल्ट। कहां पे, इन हुगली एंड चटगांव या चिटगोंग, इसको चटगांव कहा जाता है आज के वक्त में, बांग्लादेश में। ठीक है, बदले में क्या देना पड़ता था, मैंने अभी बताया, इन ल्यू ऑफ दिस मोनोपोली पोर्चुगीज पेड 10,000 टंका एनुअली टू द मुगल्स, मुगल्स को ये पे करते थे। आ गई बात समझ में। लेकिन प्रॉब्लम आपको मैंने बता ही दिया कि इन्होंने जबरदस्ती लोगों को ईसाई धर्म में बदलना, इनका जो रिलीजियस इंटॉलरेंस है वो क्लाइमेक्स पर पहुंच चुका था और मुगल बादशाह कब तक बर्दाश्त करता है ना, और लंबे समय तक इन्होंने बादशाह को नजराना भी पेश नहीं किया था किसी प्रकार का। तो अंत में 1632 में इनको बंगाल से मार भगाया जाएगा, जो ऑलरेडी कल हमने डिस्कस कर दिया है। तो ओवर टंका, हाँ टंका है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है और हम सीधे चलते हैं डच में। डच में चलते हैं। क्वेश्चन कई बार पूछता है कि किसके वक्त में सेंट जेवियर भारत आते हैं। सेंट फ्रांसिस जेवियर जो आप पढ़ते हैं ना सेंट जेवियर के बारे में, वो किसके समय में आते हैं, जो उन्होंने 10 लाख से ऊपर लोगों को ईसाई में कन्वर्ट किया है। ये फैक्ट लिख लो। इन 1542 at the time of Martin D'Souza, ब्रैकेट में पोर्चुगीज गवर्नर, at the time of Martin D'Souza, Saint Francis Xavier came to
सदर्न इंडिया। इन कब बताया मैंने? इन 1542 एट द टाइम ऑफ मार्टिन डिसूजा, ब्रैकेट में पोर्चुगीज गवर्नर, कॉमा सेंट फ्रांसिस, सेंट फ्रांसिस जेवियर came to southern India, where he established Jesuit order, where he established Jesuit order, पादरियों का संघ है, पादरियों का संघ, and converted more than 10 lakh Indians to the Christianity, and converted more than 10 lakh Indians to the Christianity. नेक्स्ट फैक्ट लिख लो। इन 1572 पहली बार अकबर का सामना, परिचय कब होगा पुर्तगालियों से, ये जान लो। इन 1572 एट द टाइम ऑफ पोर्चुगीज गवर्नर एंटोनियो दी क्या कहते हैं, नोरनोन्ना, नोरोन्ना, नोरोन्ना, ठीक है। एंटोनियो, कभी कभी नाम जो है ना फंबल हो जाता है, एंटोनियो दी नोरोन्ना इन 1572 एट द टाइम ऑफ एंटोनियो दी नोरोन्ना, अकबर केम टू कैम्बे, अकबर केम टू कैम्बे, कैम्बे वॉज अ पोर्ट सिटी एट द वेस्टर्न कोस्ट, है ना, वेस्टर्न कोस्ट पे कैम्बे एक बंदरगाह है। कैम्बे आज के वक्त में मुंबई का ये पार्ट है। कैम्बे वेयर ही मेट विथ पोर्चुगीज एट फर्स्ट टाइम, वेयर ही मेट विथ पोर्चुगीज फॉर द फर्स्ट टाइम। एंटोनियो दी नोरोन्ना गवर्नर था, पोर्चुगीज गवर्नर, ठीक है। तो 1580 में, इसी के बाद 1572 में जो ये परिचय हुआ, उसके बाद ही जो है ये मिशन जाने लगा पादरियों का, कहां पे, दरबार में अकबर के, ठीक है। तो फर्स्ट जेसुइट मिशन जो गया था, फर्स्ट जेसुइट मिशन, हाँ 1580 में, तो उसमें कौन थे मेंबर, उन मेंबर्स का नाम लिख लो, कौन थे, प्रिस्ट कौन थे, फर्स्ट जेसुइट मिशन टू अकबर, तो प्रिस्ट का नाम लिख लो। फादर एकावीवा, फादर एकावीवा, एकावीवा, एंड मॉन्सेरेट, फादर मॉन्सोरेट, बढ़े आगे, चलो।
तो ये धार्मिक नीतियों का कैसा रोल रहा, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। हाँ बोलो। हाँ दो थे, बाद में जेवियर भी जाएंगे, ये फर्स्ट मिशन में यही थे। तो रिलीजियस प्रैक्टिसेस आपने देख लिया, बाद में चल के इनकी रिलीजियस प्रैक्टिसेस बड़ी कंजर्वेटिव हो गई, लोगों को जबरदस्ती ये कन्वर्ट कराने लगे, ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। दूसरा या क्या रोल रहा, दूसरा इन्होंने इंप्रूव किया या डेवलप किया या भारत में इंट्रोड्यूस किया नया आर्ट एंड कल्चर, इंट्रोड्यूस अ न्यू आर्ट एंड कल्चर टू इंडिया, सच एज गोथिक आर्किटेक्चर, गोथिक आर्किटेक्चर है ना, गोथिक स्थापत्य कला को भारत में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, अगला पॉइंट लिख लो। अगला पॉइंट लिखो, इंट्रोड्यूस्ड प्रिंटिंग प्रेस टू इंडिया। भारत को इन्होंने क्या दिया, कल भी चर्चा मैंने किया था कि भारत में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस लेके आते हैं। प्रिंटिंग प्रेस लाने के पीछे क्या इनका लॉजिक है, टू पब्लिश बाइबल इन मराठी। इन्होंने मराठी में बाइबल को छपवाना था, इसीलिए ये इंडिया में लेके आते हैं प्रिंटिंग प्रेस। ये एग्जैक्टली साल तो कहीं भी आपको नहीं मिलेगा, बट ही दे इंट्रोड्यूस्ड। कि कई सारे के आर्काइव्स नहीं है ना, जब तक आर्काइवल रिकॉर्ड्स नहीं मिलते ना, तब तक हम किसी भी डेटा और फैक्ट्स के ऊपर हम चर्चा नहीं कर सकते हैं। हाँ हाँ, और कई सारे क्रॉप्स लिखो, चलो इंट्रोड्यूस्ड, मैंने कुछ क्रॉप्स के बारे में लिखवाया भी था। इंट्रोड्यूस्ड मेनी क्रॉप्स गोवा में, इंट्रोड्यूस्ड मेनी क्रॉप्स टू इंडिया। अब कौन कौन से क्रॉप्स है लिख लो, क्रॉप्स का नाम लिखो। पाइन एप्पल, अनानास, पाइन एप्पल, अनानास, बादाम, आमंड, आमंड, बादाम, काजू, कैश्यू नट, काजू, कैश्यू नट, स्वीट पोटैटो, शकरकंद, लीची, लीची, ऑरेंज, ऑरेंज, पपाया, पपीता, मेज,
पोटैटो, टोबैको, etc। मैं एक बार देख लेता हूं, चेक कर लेता हूं, प्रिंटिंग प्रेस वाला का डेट होगा तो मैं आपको बता देता हूं। लिख लो, 1556 में प्रिंटिंग प्रेस भारत में आता है। फिफ्टीन फिफ्टी सिक्स में। ठीक है। नाउ एक लास्ट पॉइंट है, उसको नोट डाउन करो और हम चलते हैं डच में। थर्ड मिशन के जो पृष्ठ है उनका नाम लिख लो। थर्ड मिशन टू अकबर कोर्ट, वो कहां हुआ? थर्ड मिशन कब हुआ? अभी अभी उन्होंने बताया था 1595 में हुआ था ना। कहां पे? लाहौर में। ये लाहौर जाते हैं, तो चलो उनका नाम लिख लो। फादर जेवियर एंड फादर इमैनुअल। फादर जेवियर एंड फादर इमैनुअल, ये दो लोग उस समय। तो इनके जो रिपोर्ट्स या राइटिंग्स या रिकॉर्ड्स जो है वो वैल्यूएबल रिसोर्सेज हैं। वैल्यूएबल रिसोर्सेज हैं किस चीज का? वैल्यूएबल सोर्स है फॉर नो अबाउट फॉर नोइंग अबाउट मुगलों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने का एक वैल्यूएबल रिसोर्स है। उन्होंने अपने पक्ष से मुगल कोर्ट की प्रशासन, पॉलिटिकल सिचुएशंस, उनके क्या रिलीजियस पॉलिसीज, उन सब के बारे में इन्होंने ये रिपोर्ट बना बना के भेजते थे। तो ये हमारे लिए वैल्यूएबल रिसोर्स है मुगल्स के बारे में जानकारी हासिल करने का। ठीक, तो ये आपका पोर्चुगीज यहां पे मैं एंड करता हूं। और आपको पता है कि पुर्तगालियों का हार 1588 में अटलांटिक ओशन में भारत का और पूर्वी देशों के मार्ग को, व्यापारिक मार्ग को, ट्रेड रूट्स को खोल दिया बाकी यूरोपियन नेशंस के लिए। ठीक है, इसमें सबसे बड़े प्रतिद्वंदी बनते हैं आपस में ही डच और इंग्लैंड, दोनों में होड़ लग गई भारत आने की। ठीक है, भारत आने की होड़ लग गई दोनों में। तो डच, आपको पता है अगर दोनों की तुलना की जाए, दो नई शक्ति उभर रहे हैं। डच कहां के लोग हैं? नीदरलैंड के लोग हैं। तो दो नए शक्ति उभर रहे हैं। और इंग्लैंड दूसरी तरफ कौन है खड़ा? इंग्लैंड है। तो दोनों अपना प्रयास कर रहे हैं। इतना आसान नहीं था भारत आना। भारत आने के लिए कई सारी तैयारियां करनी पड़ती थी। ठीक है, रूट पता चल गया, लेकिन सिर्फ रूट पता चलने से तो होगा नहीं, आने के लिए कई सारी तैयारियां करनी होंगी। तो सबसे पहले नीदरलैंड 1596 में अपना एक सी वॉयज भेजता है, एक समुद्री यात्रा के लिए दल भेजता है। और सी वॉयज किसके द्वारा? इन द लीडरशिप ऑफ लेड बाय कार्नेलियस द हाउटमैन, लेड बाय कार्नेलियस, लिख लो, लेड बाय CAR कार्नेलियस दे हाउटमैन। कार्नेलियस, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है लेकिन नाम यही है उनका। सी वॉयज कहां पे होता है? सी वॉयज समुद्री यात्रा कहां पे होता है? टू
स्पाइस आइलैंड। स्पाइस आइलैंड में पहली बार ये समुद्री यात्रा करते हैं। ठीक है, ये आकर के इन्होंने क्या किया, इन्होंने आकर के किया ट्रीटी विथ, कैसा ट्रीटी, ट्रेड ट्रीटी, ट्रेड ट्रीटी विथ किंग ऑफ बॉन्टम। उस समय बॉन्टम नाम का एक राज्य होता था, उनके राजा के साथ इन्होंने क्या किया, ट्रेड ट्रीटी किया है। तो 1596 से लेकर के 1601 के बीच में 15 समुद्री यात्राएं की गई, 15 सी वॉयजेस हुए हैं बाय डच टू द ईस्टर्न कंट्रीज, जो है ईस्ट इंडीज, इसको क्या कहते थे, ईस्ट इंडीज। इतनी सारी समुद्री यात्राएं इन्होंने की है। 1602 में जाकर के वहां के जो किंग हैं, वहां के सम्राट हैं, उनके प्रयासों से उन्होंने व्यापारियों के दल की एक बैठक बुलाई, वहां के प्राइवेट व्यापारियों की दल की बैठक, और एक कंपनी खोलने की प्रस्ताव रखी जाती है। तो 1602 में जाकर के एक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, व्हाट डू यू मीन बाय ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी वो ऐसी कंपनी जिसमें कई सारे शेयर होल्डर्स, किसी एक के बस की बात नहीं थी कंपनी चलाना। तो नीदरलैंड के जो मर्चेंट्स हैं, जो व्यापारियों ने, उन्होंने अपना एक दल बनाया, ग्रुप बनाया, और सबने अपना अपना उसमें पैसा लगाया। तो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी खुला, वर्ल्ड की दूसरी ज्वाइंट स्टॉक कंपनी है। पहली ज्वाइंट स्टॉक कंपनी 1599 में ही खुल चुकी थी, कहां पे, इंग्लैंड में, है ना। तो कंपनी पहले इंग्लैंड वालों ने खोल लिया था, ये थोड़ा लेट होकर गए। तो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी वाज फॉर्म्ड बाय डच मर्चेंट्स। किसके प्रयासों से, बाय द एफर्ट ऑफ रूलर ऑफ नीदरलैंड। नीदरलैंड के रूलर के सहयोग से इन्होंने अपना पहला ज्वाइंट स्टॉक कंपनी खोल लिया। नाम था इसका वेरिंगदे उस्ट इंडिशे कैंपेन। वेरिंगदे उस्ट, कंपनी का नाम लिखते चलते हैं, कंपनी का नाम है वेरिंगदे उस्ट इंडिशे कैंपेन। ठीक है, इसको क्या कहा गया, VOC। ठीक है, हिंदी में लिख दो ताकि पढ़ने में आसान हो। वेरिंगदे उस्ट इंडिशे कैंपेन। ठीक है, इंग्लिश में कहा गया यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड।
चलिए, तो डच पार्लियामेंट ने इनको चार्टर दिया। डच पार्लियामेंट क्या किया, इनको चार्टर दिया और इन्हें मोनोपोली दिया गया फॉर 21 ईयर्स ओवर द ट्रेड ऑफ ईस्ट इंडीज। इनको 21 साल के लिए पूर्वी जगत के सारे राष्ट्रों के साथ, चाहे वो सिलोन हो, चाहे वो भारत हो, चाहे वो स्पाइस आइलैंड हो, चाहे वो चाइना हो, सबके साथ व्यापार करने के लिए कितने साल का एक अधिकार मिला, 21 सालों का अधिकार मिला। अर्थात नीदरलैंड से कोई दूसरी कंपनी जाकर के वहां पे ट्रेड नहीं कर सकती थी, है ना। तो डच पार्लियामेंट क्या करेगा, डच पार्लियामेंट gave charter of trade monopoly over East Indies, trade of East Indies, trade of ईस्ट इंडीज, कितने साल के लिए, 21 ईयर्स। ठीक है, तो इनको क्या क्या राइट मिला, न सिर्फ ट्रेड करने का राइट मिला, बल्कि ये डच नीदरलैंड की तरफ से दे कैन स्टार्ट वॉर, कैन स्टार्ट वॉर, वॉर कर सकते थे। दे कैन ट्रेड, कैन ट्रेड, कैन डू ट्रीटी, ये ट्रीटी कर सकते थे। ये अपना लैंड एक्वायर कर सकते थे, कैन एक्वायर लैंड, ठीक है। ये अपना फैक्ट्री एस्टैब्लिश कर सकते थे, कैन एस्टैब्लिश फैक्ट्री एंड कैन फोर्टिफाई दोज, अपना फैक्ट्री तो एस्टैब्लिश कर ही सकते थे, उसकी किलेबंदी भी कर सकते थे। कैन एस्टैब्लिश फैक्ट्रीज एंड ऑल्सो हैड राइट टू फोर्टिफाई देम, उनको फोर्टिफाई भी कर सकते थे उनको। ठीक है, तो कंपनी के देख रेख के लिए 17 लोगों की एक बोर्ड बनाई गई, जिसको कहा जाता है जेंटलमैन 17, है ना। तो फॉर फंक्शनिंग ऑफ कंपनी, फॉर फंक्शनिंग ऑफ कंपनी, फॉर फंक्शनिंग ऑफ कंपनी, कंपनी को चलाने के लिए, कंपनी को चलाने के लिए क्या किया गया, अ बोर्ड ऑफ 17 मेंबर, अ बोर्ड ऑफ 17 members was constituted, होगा ना, कभी तो मैंने डिस्कस किया था नहीं, पहला वहां पे पहुंचने के पहले इनकी एक लड़ाई हो चुकी है वहां पे। हाँ, जेंटलमैन 17 कहा जाता था इनको। सबसे कमाल की बात तो ये थी कि जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी खुली थी, उसमें एक नियम लगाया गया था कि कोई भी नॉर्मल लोगों को इसमें हम हायर नहीं करेंगे, सब लुटेरे हायर किए जाएंगे इसमें। हाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी का लॉ था, कुछ समय, लंबे समय तक था कि सब जितने अपराधी, जितने लुटेरे हैं, लुटेरे टाइप के लोग हैं, कहने का मतलब कि साहसी लोग, हमें किन की आवश्यकता है, साहसी लोग। तो लुटेरे थोड़े ज्यादा साहसी होते ही हैं, वैसे ही लोगों को हम हायर करेंगे, नॉर्मल लोग हमारे कंपनी में हायर नहीं किए जाएंगे।
ठीक है, तो इसकी कैपिटल कितनी थी, कितना रुपया लगा करके इसको खोला गया था, ये भी नोट डाउन कर लो। पता नहीं बीपीएससी कब पगला जाए और ये भी पूछ दे, है ना। तो कैपिटल लिख लो 65 लाख गिल्डर। कैपिटल कितना था कंपनी का, 65 लाख गिल्डर, सोने के सिक्के थे। व्यापार किस चीज का कर रहे हैं, इंटरेस्ट किस चीज का, ट्रेड इंटरेस्ट क्या है इनका, गिल्डर। ट्रेड इंटरेस्ट क्या है, अर्लियर स्पाइसेस। स्पाइसेस में भी क्या है, ब्लैक पेपर एंड कार्डमम, ब्लैक पेपर एंड कार्डमम पे इनका ज्यादा जोर है। ठीक है, तो चूंकि इनका पहला फोकस, पहले ये कहां पहुंचते हैं, पहले पहुंचते हैं स्पाइस आइलैंड, तो इनका फोकस कहां पे गया, फोकस ऑन स्पाइस आइलैंड। इनका फोकस है स्पाइस आइलैंड पे। बढ़े आगे, आपको बताता चलूं कि आपको पता भी है, कल भी मैंने डिस्कस किया था कि स्पाइस आइलैंड पर एक तरह से किसने अपना मोनोपोली क्रिएट करके रखा हुआ पहले से, तो पुर्तगालियों के वर्चस्व को खत्म किए बिना ये अपना वर्चस्व स्थापित नहीं कर सकते थे, है ना। तो 1602 में वॉर बिटवीन डच एंड पोर्चुगीज। ठीक है, रिजल्ट क्या हुआ, रिजल्ट हुआ पोर्चुगीज वर डिफीटेड, और इसके एवज में पोर्चुगीज को सरेंडर करना पड़ा अम्बयाना। अम्बयाना वॉर अ ट्रेडिंग सेंटर एट दैट टाइम इन द स्पाइस आइलैंड। स्पाइस आइलैंड का एक ट्रेडिंग सेंटर था। ठीक है, सॉरी 1602 में, 1605 में, आई एम वेरी सॉरी, पोर्चुगीज वर डिफीटेड, और इसके बदले क्या मिला, डच टुक कंट्रोल ऑफ अम्बियाना। अम्बियाना, ठीक है। धीरे धीरे पुर्तगालियों का प्रभाव स्पाइस आइलैंड से अब क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। 1619 में इन्होंने जकार्ता को भी जीत लिया। आज के वक्त में वो क्या है, कैपिटल इंडोनेशिया का जकार्ता, है ना। डच वोन जकार्ता फ्रॉम पोर्चुगीज, फ्रॉम पोर्चुगीज, and developed a new city named Batavia, named Batavia। ठीक है, आपको कल की क्लास में इन्होंने बता दिया कि डचेज ने अपने आप को स्टैब्लिश करने के लिए पोर्चुगीज के को तबाह किया। तो 1641 में श्रीलंका मलक्का पे कैप्चर किया, 1658 में सिलोन पे कैप्चर किया, और 1663 में मलाबार कोस्ट के सारे सेटलमेंट्स पोर्चुगीज से छीन लिए, है ना। डच की प्रतिद्वंदिता, डच का कंपटीशन सिर्फ पुर्तगालियों से नहीं है, डच का कंपटीशन ब्रिटिश कंपनी से भी है, इंग्लैंड की कंपनी से भी है।
और ये ब्रिटिश भी पहले इंडिया को नहीं आते, ये भी जाते स्पाइस आइलैंड ही है, और वहां पे अपने मोनोपोली को क्रिएट करने के दौर में इनके बीच में टसल स्टार्ट होता है, एक जंग स्टार्ट होता है, क्योंकि ट्रेड मोनोपोली का मतलब है मैक्सिमम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। जिसका ट्रेड के ऊपर मोनोपोली होगा वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर लेगा। अब देखो ना, यहां पे अभी देश में मुश्किल से 3 कम्युनिकेटर टेली कम्युनिकेशन कंपनी है, चौथा तो मृतावस्था में है। अब ये तीनों अपना मोनोपोली बना के रखे हुए हैं। आइडिया वोडा अलग है, जियो अलग है, एयरटेल अलग है। अभी तीनों भाई साहब, एक बढ़ाता है 10% और दूसरा बढ़ाता है 15%। अभी अंबानी जी अपने हम लोगों से पैसा वसूल वसूल के अपने बेटे का शादी कर लिया है ना। जिस वक्त शादी चल रही थी उसी वक्त हमारा टैरिफ रेट बढ़ा ना। आपको इस बात का ज्ञान है कि जियो से जियो या एयरटेल से एयरटेल या आइडिया से आइडिया कॉल करने में कंपनी की 1 रुपया नहीं लगती है, 1 रुपया का खर्चा नहीं है उनका, फिर भी टैरिफ वसूल रहे हैं इसका। दूसरे ऑपरेटर पे जब आप कॉल करते हैं तभी आपका पैसा लगता है। और मुझे लगता है कि अब जो कॉलिंग सिस्टम है उसमें 50-50 का रेशियो है। ऐसा है कि आप कई बार ऐसा होगा कि आप दिन भर में 10 बार कॉल करते हैं तो 5 बार आप जियो टू जियो ही कॉल करते हैं आप, जिसका पैसा नहीं लगना चाहिए, फिर भी उस टैरिफ में आपका वो ऐड है। तो लुटेरे हैं ये लोग, जनता को लूट के अपना पॉकेट भर रहे हैं सिर्फ। हम तो खुलेआम बोल रहे हैं भाई कि ये लुटेरे हैं। कैपिटलिस्ट क्लास आर लूटर्स। कुछ कैपिटलिस्ट को छोड़ के, जैसे अब टाटा को नहीं कह सकते, टाटा ठीक है वो जनरेट कर रहा प्रॉफिट, लेकिन उतना ही ज्यादा वो लोगों के लिए करता भी है, चाहे वो अपने एम्प्लॉयज हो, चाहे सीएसआर के तहत जो है वो वेलफेयर का काम हो। अब कहने को तो रिलायंस भी वेलफेयर का काम कर रहा है, सब वेलफेयर का काम कर रहे हैं, लेकिन किसका कितना दिखावा है और किसका कितना रियलिटी है भगवान जाने। ठीक है, खैर। तो लंदन और हेग, हॉलैंड की राजधानी है आपकी हेग, वहां पे 2 बार इंग्लैंड और नीदरलैंड के लोगों की बैठक होती है और दोनों एक फ्रेंडली कॉन्फ्रेंस होता है और उसमें यह डिसाइड किया जाता है कि हम आपस में नहीं लड़ेंगे। और इसके फलस्वरूप कई जगह ऐसा होगा कि इंग्लैंड ब्रिटेन डच को हेल्प करेगा पुर्तगालियों के खिलाफ, लेकिन फिर भी यह ज्यादा टिकेगा नहीं और वापस से 1623 आते आते वापस से इनके बीच में जम के शत्रुता कायम हो जाती है। तो एक तरफ मैंने बोला कि रिजल्ट यहां पे इनका एक फ्रॉम वन साइड, एक तरफ देख रहे हैं फ्रॉम वन साइड डच क्या है, डच स्टार्टेड टू एस्टैब्लिश देयर इन्फ्लुएंस इन ईस्ट इंडीज, और इसके फलस्वरूप क्या होगा, इसका दूसरा इंपैक्ट क्या होगा, इनका इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है तो पोर्चुगीज इन्फ्लुएंस डिक्लाइन कर रहा है, पोर्चुगीज इन्फ्लुएंस डिक्लाइंड। डिक्लाइंड, बात समझ में आ गई। तो किसके बिना पे, किसके एवज में ये अपनी इन्फ्लुएंस बढ़ा रहे हैं, पुर्तगालियों को बर्बाद करके, है ना। दूसरी तरफ ऑन द अदर साइड their competition, their trade competition was started with English company. Their trade competition was started with English.
कंपनी। क्योंकि ये टक्कर का है भाई, रिलायंस कंपनी क्या है, इनसे कम टक्कर के थोड़ी, सब इनके कंपनी में लुटेरे भरे पड़े हैं, किसी से टकरा जाएंगे ये, है ना। तो क्या होगा 1611 में और 1613 में, 13 से 15 तक, ठीक है, 2 कॉन्फ्रेंसेस, फ्रेंडली कॉन्फ्रेंसेस वाज हेल्ड बिटवीन नीदरलैंड एंड इंग्लैंड, ठीक है, कॉन्फ्रेंसेस, फ्रेंडली कॉन्फ्रेंसेस वर हेल्ड इन हेग बिटवीन डच एंड इंग्लिश। और जो डिसाइड क्या किया, डिसाइडेड फ्रेंडली ट्रेड कंपटीशन, फ्रेंडली ट्रेड कंपटीशन and not to interfere in each other matters। बात समझ में आ गई। ये कॉन्फ्रेंस में क्या डिसाइड हुआ कि हम फ्रेंडली ट्रेड कंपटीशन करेंगे, आप भी ट्रेड करिए, हम भी ट्रेड करेंगे, अपना अपना मुनाफा कमाएंगे और एक दूसरे के मामलों में नहीं पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन इसका रिजल्ट यह हुआ कि 1619 में एक फ्रेंडली ट्रीटी हो गया, 1619 में अब फ्रेंडली ट्रीटी हो गया, किसके किसके बीच में, फ्रेंडली ट्रीटी बिटवीन डच एंड इंग्लैंड, फ्रेंडली ट्रीटी बिटवीन डच एंड इंग्लैंड। तो बात समझ में आ गई है। ये कॉन्फ्रेंस का रिजल्ट निकल गया 1619 में, जब एक फ्रेंडली ट्रीटी होता है। लेकिन भाई साहब अब तो ब्रिटेन वाले ट्रीटी तोड़ने में माहिर हैं बहुत पहले से, वादा किया तो निभाना पड़ेगा, वादा है ही तोड़ने के लिए। अभी कल एक न्यूज में आया था कि एक पति ने अपनी पत्नी, अपनी मां, अपने दोनों बेटों को मार के और खुद भी आत्महत्या कर लिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उस पत्नी उसकी कांस्टेबल थी बिहार पुलिस में, बक्सर में, और अवैध संबंध के बिना पे। कितना हाँ, ये भाई लोग काहे जा रहा है इतना नहाने और जल ढारने भाई, हाँ, और गवर्नमेंट उस पर चेत नहीं रही है। गंगा जी में, गंगा जी तो ऐसे ही उफान मार रही हैं भागलपुर में, पूरी नदी, जाके नदी देखिए, पूरा एकदम नेनाटी घाट पूरा डूबा हुआ है। काहे को इतना रिस्क लेना, ऐसे हम तो नदी के किनारे जाते भी नहीं है, भौरी बना हुआ है, हाँ, डूबने का खतरा है। हम ऐसा कोई काम नहीं करते जैसे, हालांकि एक काम करते हैं वो है गाड़ी तेज चलाना, गाड़ी बहुत तेज चलाते हैं हम। अब समझो कि 160 किलोमीटर स्कूटी से 3 घंटा में कवर कर लिया मैंने, है ना।
ये कि 4 लेन है, डबल लेन होता तो नहीं कर पाते। 4 लेन है तो जो लेन खाली मिल रहा है उसमें खींच रहा है। 125 कहाँ है, 100 सीसी है ना, 100 सीसी लिया मैंने ताकि एवरेज दे, शहर में तो चलाना है। और अब 85 से ऊपर उसकी स्पीड जाती नहीं है, दिया हुआ है 120 का, तो काहे को जब 85 से ऊपर स्पीड नहीं जा रहा है तो काहे को उसमें 120 दे दिए हो, नहीं जा पा रहा है। 85 मैक्सिमम, हम तो खींच कर देख लिए उसका, लास्ट जो है ना वो अंत तक हम खींच दिए हैं। 85 से ऊपर एक कांटा ऊपर नहीं खींचता है वो लिमिटेड। अब तो इसका मतलब है कि उसके एक्सीलेटर को ढीला करवाना पड़ेगा। हाँ, पता नहीं क्या हुआ, खैर कोई बात नहीं, करवाते हैं अब की बार। सोच रहे हैं कि हालांकि अब की बार जाएंगे तो माँ घर में घुसने नहीं देगी हमको, स्कूटी से जाएंगे तो सख्त हिदायत है कि बाई रोड नहीं आना, वो भी आना है तो बस से आओ, स्कूटी से नहीं आना। अब ये तो बात है, बहुत लंबा टूर हो जाता है, बाइक रहता तो कोई दिक्कत नहीं था, स्कूटी थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। खैर, तो ये ट्रीटी हो गया, लेकिन ये ट्रीटी ज्यादा दिन चलेगा नहीं, अगले ही ओनली आफ्टर 2 years ये फ्रेंडली बदल गया एनिमी वाला रोल में, है ना। तो 2 साल भी ये संधि नहीं टिकता है, और 1623 में एक ऐसा कांड हो जाता है जिसके बाद दोनों ही राष्ट्रों ने, दोनों ही कंपनियों ने यह निर्णय लिया कि अपने अपने इन्फ्लुएंस्ड एरिया जहां पे वो अपना इन्फ्लुएंस बना रहे हैं वहां वहां अपनी शक्ति को कॉन्सेंट्रेट करेंगे एक दूसरे के मैटर में, क्योंकि बहुत बड़ा कांड हो गया। क्या कांड हो गया देखेंगे। 1623 में अंबियाना में 10 अंग्रेज और 9 जापानियों का वध कर दिया गया, उसको मार दिया गया डच द्वारा। ठीक है, तो धीरे धीरे डचेस को भी मन में भी डर बैठ गया, और ब्रिटिशर्स ने भी डिसाइड किया कि अब वो डच स्पाइस आइलैंड से ज्यादा अब कहां पे फोकस करेंगे, इंडिया पे फोकस करेंगे। तो 1623 में 10 ब्रिटिश एंड 9 जापानीज वर किल्ड। आते रहते ना, वो भी आते थे व्यापार करने, लेकिन उनका इंटेंशन, पोर्चुगीज ने पहला ट्रेड रिलेशन एस्टैब्लिश कर दिया था ना जापानियों का। ये तो नोट डाउन करना भूल ही गया मैं कि जापानियों के साथ भारत का व्यापार संबंध पुर्तगालियों द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, तो 9 ब्रिटिश और 10 जापानीज वर किल्ड, और आफ्टर दिस इंसिडेंट British company limited itself, not themselves, itself to the trade of India। इन्होंने भारत के व्यापार पर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करने का डिसीजन ले लिया। ठीक है, और डचेस ने एंड डच स्टार्टेड टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द ट्रेड ऑफ स्पाइस आइलैंड, तो दोनों ने अपने अपने सीमित क्षेत्र में अपने अपने क्षेत्र को चुन लिया कि इन्हीं पे हम ज्यादा फोकस करेंगे। चलिए आते हैं, ये तो हो गया भारत का, डचेस का इंग्लैंड और पोर्चुगीज के साथ रिलेशन कैसा रहा उसके बारे में एक छोटी सी जानकारी मैंने दी। इंडिया में पहली बार कब ये अपनी फैक्ट्री को एस्टैब्लिश करते हैं, ये पूरी कोशिश में है कि सूरत में इनकी फैक्ट्री खुल जाए या मालाबार में कहीं फैक्ट्री खुल जाए, लेकिन दोनों ही जगह पुर्तगालियों ने अपना होल्ड बना के रखा हुआ है। ये डचेस को वहां पे आने नहीं देना चाहते हैं, या कोशिश भी कर रहा है डच तो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि 1605 में अभी भी पोर्चुगीज का कंट्रोल टोटली है ना स्ट्रांग है मलाबार और वेस्टर्न कोस्ट पे, कोई हिलाने वाला भी है नहीं। तो 1605 में आफ्टर अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट
आफ्टर मेनी अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट, आफ्टर मेनी अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट टू एस्टैब्लिश फैक्ट्री, establish factory at Surat and Malabar coast, Malabar coast, कितना in 1605 a Dutch naval commander, a Dutch naval commander with the permission of सुल्तान ऑफ गोलकुंडा, गोलकुंडा उस समय साम्राज्य बड़ा राज्य था और वो मुगल्स के अंदर नहीं था। वो किसके वक्त में आ गया मुगल्स के अंदर में? औरंगजेब के वक्त में, है ना। तो गोलकुंडा के सुल्तान ने उनको परमिशन दिया, विद द परमिशन ऑफ सुल्तान ऑफ गोलकुंडा, विद द परमिशन ऑफ सुल्तान ऑफ गोलकुंडा, गोलकुंडा एस्टैब्लिश फर्स्ट डच फैक्ट्री, एस्टैब्लिश्ड फर्स्ट डच फैक्ट्री एट मसूलीपट्टनम। हाँ, कहां पे? मसूलीपट्टनम, ईस्टर्न कोस्ट पे, भारत के ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। अभी कहां है? आंध्र में। ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। हाँ, स्पाइस आइलैंड में चल रहा है इनका व्यापार, इंडिया में एंट्री नहीं हो पा रही अभी। स्पाइस आइलैंड में तो इनको 1605 में हरा दिया, तो वहां पे इंक्रोच कर लिया है, इंडिया में मुश्किल है। डच कमांडर का नाम क्या है? वादेर हेग। डच कमांडर वादेर हेग। ठीक है, बढ़ा जाए आगे। अब टॉप लिखो, कहां कहां इन्होंने समय समय पे अपनी फैक्ट्री एस्टैब्लिश की है। लिखेंगे फैक्ट्रीज एंड सेटलमेंट्स ऑफ, टॉपिक दे दो, फैक्ट्रीज एंड सेटलमेंट्स ऑफ डच इन इंडिया, डच इन इंडिया। चलो, तो पहला तो हो गया, यहां पे लिख दो प्लेस, यहां पे लिख दो ईयर, इधर जगह छोड़ दो सम रिमार्क, अगर रिमार्क की जरूरत होगी तो रिमार्क में लिखवा दूंगा। ठीक है, तो पहला सब लिखते हैं ना, पहला लिख लो मसूलीपट्टनम, मसूलीपट्टनम, ईयर लिखो 1605, रिमार्क में लिखो फर्स्ट फैक्ट्री। उस तरह से दूसरा पॉइंट लिखो, दूसरे पे आओ, लिखो पुलिकट, पुलिकट, ईयर लिखो 1610, 1610, रिमार्क में लिखो, यहां पे बनाया फोर्ट गैल्ड्रिया, यहां पे कौन सा फोर्ट बनाया? फोर्ट गैल्ड्रिया। एक और रिमार्क लिखो, हेड क्वार्टर, हेड क्वार्टर टिल 1690, 1690 तक क्या ये हेड क्वार्टर है मसूलीपट्टनम। उस तरह से दूसरा हो जाएगा पुलिकट, 1610, रिमार्क्स में आओगे लिखोगे फोर्ट गैल्ड्रिया एंड
हेडक्वार्टर टिल 1690। अगला आओ सूरत। सूरत 1616, 1616। सूरत 1616। ठीक है, अगला आ जाओ विमलीपट्टम। नहीं, विमलीपट्टम को पहले लिखो पटना। पटना 1632। रिमार्क में लिखो रिसेंटली बिल्डिंग ऑफ पटना यूनिवर्सिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक जो है, हाँ जिसका एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है, प्रशासनिक ब्लॉक, वो रिसेंटली द बिल्डिंग ऑफ पटना यूनिवर्सिटी, जो पटना कॉलेज है ना, उसी उसी में तो पटना कॉलेज भी चलता है ना, पटना साइंस कॉलेज, उसी कैंपस में। हाँ, दिमाग में ये हो गया। नेक्स्ट लिखो विमलीपट्टम। विमलीपट्टम 1641। जगह लिख लो, कहां है विमलीपट्टम? आंध्र प्रदेश में। पुलिकट कहां पे है? तमिलनाडु में। ये तो स्टेट में लिखवाया ही नहीं। अच्छा, एक और दे सकते हो अगर चाहो तो, एक और यहां पे स्टेट दे सकते हो और स्टेट का नाम लिख सकते हो। ठीक है, आओ पीपली। हाँ नहीं, बस ट्रेडिंग सेंटर था। पीपली, पीपली 1627। लिखो फर्स्ट फैक्ट्री इन बंगाल। फर्स्ट फैक्ट्री इन बंगाल, फर्स्ट फैक्ट्री इन बंगाल। बाद में पीपली से ये बालासोर शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगला लिखो कराईकल। कराईकल बाद में यहां पे फ्रेंच सेटलमेंट भी स्टैब्लिश होगा। कराईकल 1645 कहां पे? तमिलनाडु में। 1645 स्टेट का नाम लिख लो, तमिलनाडु। कराईकल। ठीक है, अगला लिखो चिंसुरा। चिंसुरा कहां पे है? बंगाल में है। बंगाल में। चिंसुरा कहां पे है? बंगाल में। 1653। 1653 यहां पे उन्होंने बनाया है फोर्ट गुस्ताउस। फोर्ट गुस्ताउस चिंसुरा में। चिंसुरा में क्या बनाया गया? रिमार्क के अंदर लिखिएगा फोर्ट गुस्ताउस। अगला ये कासिम बाजार। कासिम बाजार 1658 कहां पे? कासिम बाजार बंगाल में। बालासोर उड़ीसा में है। 1658 नेक्स्ट लिखो 1658 1658। अगला है नेगापट्टम। नेगापट्टम तमिलनाडु में है। 1659 कहीं कहीं आपको 1658 भी मिलेगा इसको। 1659 रिमार्क में लिखो हेडक्वार्टर आफ्टर 1690। हेडक्वार्टर आफ्टर 1690। ठीक है, हाँ। अगला कोचिन।
1663। कोचीन कहां पे है? केरल में। कोचीन 1663। वहां पर इमारत पे लिखो फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम। तो ये इनके क्या रहे हैं? कुछ इंपॉर्टेंट सेटलमेंट्स रहे हैं इंडिया के अंदर में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, इंडिया से ये मुख्यतः क्या व्यापार कर रहे हैं? तो ट्रेड कमोडिटीज फ्रॉम इंडिया लिख लो। क्या किस किस चीज का व्यापार कर रहे हैं? ठीक है, स्पाइसेस। हालांकि ज्यादा स्पाइसेस का ट्रेड यहां से नहीं होता है, ज्यादा स्पाइस आइलैंड से ही होता है। क्लोथ्स, ओपियम, अफीम, सॉल्ट पीटर, शोरा, सॉल्ट पीटर केमिकल है एक तरह का, इंडिया में बम बनाने में, गोली बनाने में यूज होता है। ठीक है, ठीक है, नोट में करके लिखो, सारा व्यापार कर रहे हैं लेकिन इनका सारा फोकस इंडिया में किस पे है? कॉटन एंड सिल्क क्लोथ्स पे। इन्होंने इंडियन क्लोथ्स को पूरे वर्ल्ड में फेमस किया, मेड फेमस एज एक्सपोर्ट कमोडिटीज। इंडियन क्लोथ्स को व्यापार की वस्तु बनाने वाला, निर्यात की वस्तु बनाने वाले कौन है? डच। पूरे वर्ल्ड में भारतीय कपड़े को फेमस करने वाले कौन है? डच। तो नोट में लिख लो कि डच कंपनी मेड इंडियन क्लोथ एज एक्सपोर्ट कमोडिटी and made it famous all over the world. Made it famous all over the world. Dutch company made Indian clothes as trade commodities. As trade commodities. And made it famous all over the world. ठीक है, इन्होंने, इस बात को समझ जाओ, इन्होंने भारतीय कपड़ों की क्वालिटी इतने उच्चतम स्तर की बनाई थी कि उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे। और अंत में जो अब होता क्या है कि ऑर्डर लगा रहे हैं, ऑर्डर लग गया ज्यादा का, लेकिन हमारे जो हैंडीक्राफ्ट हैं, जो हैंडलूम वाले लोग हैं, जो हमारे कारीगर हैं, वो समय पे पूरा नहीं करके दे पा रहे हैं। इतना वर्कलोड है, इतना ज्यादा ऑर्डर है। तो अंत में डच ने, कासिम बाजार ने, डच कंपनी ने क्या किया? डच कंपनी ने कासिम बाजार में अपनी एक फैक्ट्री खोल दी, कपड़े की टेक्सटाइल फैक्ट्री खोल दी। ठीक है, टेक्सटाइल फैक्ट्री एट कासिम बाजार। ठीक है, और वहां पे उन्हें 3000 कारीगरों को, हैंडीक्राफ्ट मैन को नौकरी पे रखा, रेगुलर वेतन दे के। पहली बार था कि इंडियंस को रेगुलर वेतन पे रखा गया किसी कंपनी में। नोट डाउन कर जाओ, डच कंपनी एस्टैब्लिश्ड टेक्सटाइल कंपनी, टेक्सटाइल फैक्ट्री एट कासिम बाजार and employed 3000 handicraftsmen on regular salary, on
रेगुलर सैलरी पे इनको हायर करके रखा गया है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम था मॉडर्न प्रोडक्शन की इंडस्ट्री में। मॉडर्न प्रोडक्शन इंडस्ट्री में किसी को रेगुलर सैलरी पे रखा जाना, ये अपने आप में पहला एग्जाम्पल था। ठीक है, उसके अलावे ये इन्होंने भारत में बहुत अलग अलग तरीके से एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया है। इन्होंने अपने कार्य के लिए हमेशा से डच लोगों पे निर्भर नहीं रहे। ये कई जगह इंडियंस को एम्प्लॉय कर रहे हैं, अपने यहां नौकरी पे रख रहे हैं अपने कई सारे कामों को करने के लिए। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में भी इनका बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, तो अब टॉपिक लिख लो, रोल ऑफ डच इन इंडिया या इंपॉर्टेंस ऑफ डच इन इंडिया। इंपॉर्टेंस ऑफ डच इन इंडिया। ठीक है, पहला इंपॉर्टेंस ये है, प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल, played an important role in disintegration of Portuguese Empire in India. In disintegration of Portuguese Empire in India. Portuguese Empire को खत्म करने में इनका एक बड़ा रोल रहा है। Empire in India. दूसरा, मेड इंडियन क्लोथ्स फेमस इन वर्ल्ड। थर्ड, स्टार्टेड न्यू मॉडर्न प्रोडक्शन मेथोडोलॉजीज। ठीक है, और इसके लिए क्या किया, हायर्ड Indians as regular salary. It means ये कह सकते हैं कि generate employment in India। तो इंडिया में क्या जनरेट किया, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर दिया। इनका जो ट्रेड मेथड है वो किस पे, ट्रेड मेथोडोलॉजी है, ट्रेड वाज बेस्ड ऑन कार्टेल सिस्टम। किस पे बेस्ड है, कार्टेल सिस्टम। इसको कोऑपरेटिव सिस्टम भी कहते हैं, कोऑपरेटिव सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, कोऑपरेटिव सिस्टम क्या है, एक कोई काम करके देना है, एक पूरा काम कर देना है, तो एक काम को करने के दौरान कई सारे फंक्शंस होते हैं करने को लेके। अब मान लो खेती करना है, तो खेती में आपका खेत जोतने से लेकर के फसल बोने से लेकर के सोहनी, मतलब उसमें खरपतवार होते हैं उसकी सोहनी से लेकर के खाद छिटाई, पानी पटाना, है ना, कई सारे काम होते हैं ना। ये काम बांट दिया गया लोगों में, है ना, सहकारिता, कोऑपरेटिज्म, कोऑपरेटिव तरीके से चीजों को, एक काम को करना है। एक ही डिपार्टमेंट और एक ही लोग पे, एक ही तरह के लोगों पे सारे बोझ नहीं पड़े, तो सब इसमें जो है एक तरह से मुनाफा कमा रहे थे। इकलौती ऐसी कंपनी है जो लगातार 200 साल तक अपने शेयर होल्डर्स को 18% का प्रॉफिट जनरेट करती रही। ओनली कंपनी
इन हिस्ट्री कि अपने शेयर होल्डर्स को लगातार 200 साल तक 18% का प्रॉफिट देती रही, क्योंकि इनका ट्रेड प्रैक्टिस, इनका सक्सेस ये पहले से डिसाइडेड है कि वी आर नॉट गोइंग टू फोकस ऑन रिलीजियस एक्टिविटी, हमें रिलीजन से मतलब ही नहीं है। पोर्चुगीज को बर्बाद होते हुए देख चुके हैं ना। पोर्चुगीज क्यों बर्बाद होते हैं? अपने ट्रेड प्रैक्टिसेस तो बाद में गलत करते हैं ना, पहले तो रिलीजियस इंटॉलरेंस इन पे इतना ज्यादा है। क्लियर इंटेंशन तो पहले से क्लियर है कि इनको अपने क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करना है ना। तो इन्होंने उसके बिना पे ट्रेड को ताक पे रख दिया, तो बर्बादी होना तो तय है। जिन राष्ट्रों ने भी आंख मूंद के, देखो धर्म निजी विषय है, पूजा पाठ निजी विषय है, आस्था निजी विषय है ना। कोई किस भगवान की पूजा करेगा कि नहीं करेगा, उसका आस्था है कि नहीं है, ये सब किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल का अपना निजी विषय है, उसमें कोई दूसरा इंटरफेयर नहीं करेगा। और दूसरा अगर राष्ट्र या कोई कंपनी अगर इस तरह की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करती है जिसमें वो धार्मिक कार्यों को ज्यादा बढ़ चढ़ के दिखा कराती है, तो फिर उसका बर्बादी तय है। देख लो इस धर्म के नाम पे कितने राष्ट्र सक्सेसफुल है ना। पाकिस्तान फेलियर स्टेट का धब्बा लगने वाला है, इस्लाम के नाम पे, मुसलमानों के नाम पे ही बना था ना। बांग्लादेश कितना अच्छा फ्लॉरिश कर रहा था, देख लो क्या हुआ। श्रीलंका धर्म के नाम पे बर्बाद हो गया भाई साहब, धर्म के नाम पर श्रीलंका बर्बाद हो गया। सारा खेल धार्मिक है वहां पे। 70% 2/3 वहां पे कौन है? सिविलीज है, और सिविलीज क्या है? बुद्धिस्ट है। 1/3 में कौन आ रहा है? तमिलियंस आ रहे हैं। तमिलियंस कौन है? तमिल्स कौन है? तमिल्स आर हिंदूज। उसके बाद मुस्लिम्स है, क्रिश्चियंस है। तो ज्यादा इनका अब वहां पे क्या है? रिजर्वेशन है, जितने हायर पोस्ट है वहां पे रिजर्वेशन किसका है? सिविलीज का। नहीं, अब बुद्धिस्ट जो है, बुद्धिस्ट कह लो या सिविलीज कह लो, सिविलीज और बुद्धिस्ट। और वहां के बुद्धिस्ट जो रिलीजियस लीडर्स है ना, कट्टरपंथी है। मैं यही जानता था कि बुद्धिस्ट लोग जो है ना बड़ी सौम्य व्यक्तित्व के होते हैं। जैसे हमारे यहां लोग भड़काते हैं ना, कुछ हिंदू लीडर्स हैं, कुछ हिंदू साधु संत है जो भड़काने का काम करते हैं, और कुछ मुस्लिम जो है मौलवीज है जो भड़काने का काम करते हैं। ठीक वैसे ही वहां पे बुद्धिस्ट है जो जनता को भड़काते रहते हैं। तो 4 वहां पे बुद्धिस्ट मॉन्क है, बुद्धिस्ट भिक्षु है, कहने को भिक्षु है, लेकिन सारी सुख सुविधाएं भोग रहे हैं। ठीक है, तो उनके बहकावे में आकर के वहां की जनता हमेशा तमिलियंस और मुस्लिम्स और इन लोगों के खिलाफ विद्रोह दंगा करती रहती है। श्रीलंका फेल्ड स्टेट के संभल रहा है ना, धीरे धीरे संभलने की कोशिश में है। नहीं, उसके बाद आप एग्जाम्पल ले लो, अभी बांग्लादेश में क्या हुआ। बांग्लादेश में अभी नॉन मुस्लिम्स पे कितना ज्यादा अटैक हो रहा है। ठीक है, पाकिस्तान में हिंदू को खत्म ही कर दिया, 0.something% में बचे हुए हैं। जबकि जब भारत आजाद हुआ था तो अच्छी खासी जनसंख्या थी वहां पे हिंदुओं की, सिखों की। इंटॉलरेंट आप जब होंगे रिलीजियसली तो आप बर्बाद होंगे। पोर्चुगीज के साथ यही हुआ। डच पहले से इस बात को मान के बैठे हैं कि हमें रिलीजियस प्रैक्टिसेस से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ एक ही काम करना है, हमें प्रॉफिट कमाना है। तो सक्सेसफुल कंपनी रहा। ब्रिटिश कंपनी ने भी यही अपनाया। ब्रिटिश कंपनी ने ब्रिटेन के क्रिश्चियन मिशनरीज कोशिश करते रह गए, लेकिन उनको परमिशन नहीं मिला इंडिया आना। कब मिला? जाके 1813 के चार्टर में, 250 साल के बाद, लगभग 213 साल के बाद। बात समझ रहे? ये 213 साल ऐसा तो नहीं होगा कि वहां के पादरी, वहां की चर्च, वहां के प्रीस्ट क्लास जो है वो कोशिश नहीं कर रही होगी, जम के वो प्रेशर बना रहे होंगे, लेकिन अलाउड नहीं हुआ उनको। क्यों?
वहां पे एक नया क्लास निकल के आया है, वो है प्रोटेस्टेंट। क्रिश्चियन वर्ल्ड दो हिस्से में बट गया, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में। प्रोटेस्टेंट कौन है? जो कैपिटलिज्म को बढ़ावा देने वाले लोग हैं, पूंजीवाद को बढ़ावा दे। तो वो नहीं चाहते कि प्रॉफिट के को ताक पे रख के हम धर्म को बढ़ावा दे। यदि हमारा पैसा लगा है किसी बिजनेस में तो हम प्रॉफिट अर्न करेंगे ना, वरना पैसा मेरा डूब जाएगा। तो 213 साल तक वहां के पादरियों को परमिशन ही नहीं मिला। 1813 में जाकर के जब बहुत ज्यादा प्रेशर बिल्ड हुआ और सिचुएशंस, पॉलिटिकल सिचुएशंस भी इंग्लैंड की बदल रही थी, है ना, तब जाकर के क्रिश्चियन मिशनरीज अलाउड होते हैं इंडिया में, वो भी कई सारे रिस्ट्रिक्शंस के साथ। ये नहीं कि खुलेआम आके मचाया, हंगामा मचाना शुरू कर दिया, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं। ठीक है, यही सफलता का राज था कि उन्होंने धर्म को अब आड़े आड़े नहीं दिया डचेज ने। तो इन्होंने क्या किया? फोकस ऑन ओनली ट्रेड, नॉट ऑन रिलीजियस एक्टिविटीज। नोट में करके लिख लो, नोट में करके लिख लो कि डचेस का फोकस क्या किस पे है। तो एक तरह से डच जो है, डच लगभग खत्म हो गया है, 95% हमने खत्म कर दिया। डच में बहुत ज्यादा पढ़ना नहीं था। हम लास्ट इनका एक अंग्रेजों के साथ कैसे इनका स्ट्रगल है उनका रोल हम देखेंगे, और ये टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा डच। और नेक्स्ट क्लास से हम इंग्लैंड में, ब्रिटेन में हम इंटर करेंगे।